प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12 का आर्ट्स का हिस्ट्री सब्जेक्ट का सेट 2 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपका ग्रुप ए का और बी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दे चुका था और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन का भी मैं दे चुका हूँ। आज मैं ग्रुप डी का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, जो 51 नंबर का सॉल्यूशन को मैं दे चुका हूँ। आज मैं 52 नंबर से आप लोगों का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। चलिए 50 नंबर 2 का क्वेश्चन सॉल्यूशन शुरू किया जा रहा है। 52 नंबर में क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न पर नोट लिखें। क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्न पर नोट लिखें। चलिए मैं आपको अकबर के नवरत्न पर नोट बता रहा हूँ कि अकबर के नवरत्न पर नोट लिखे। तो आप लिखेंगे आंसर, अकबर ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ीकरण हेतु 9 विद्वानों की नियुक्ति की, जिन्हें कालांतर में अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना गया। ठीक है, वो 9 मंत्री को नियुक्त किए थे, जो बहुत उनके लिए बहुत स्पेशल था, उसको नवरत्न भी कहा गया। नंबर 1 पे आता है अबुल फजल। इनका पूरा नाम अबुल फजल इब्ने मुबारक था। ठीक है, इनका जन्म आगरा में हुआ था। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को कलमबंद किया था। मतलब वो उनके पूरी जीवनी को, उनके पूरे प्रशासन को, उसकी पूरी एक्टिविटी को उसने अपने किताबों के अंदर समेट लिया था। उन्हें अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। किताब का नाम था अकबरनामा और आईने अकबरी। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है फैजी। अबुल फजल के भाई थे, जो फारसी में कविता लिखते थे और जिन्हें अकबर ने अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर नियुक्त किया। शेख अबू अल फैज प्रचलित नाम फैजी मध्यकालीन भारत का फारसी कवि थे। तीसरा पॉइंट है तानसेन। कवि तानसेन अकबर के दरबार के एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। तानसेन को दीपक का राग बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। चौथा नंबर पे आप आते हैं बिरबल। बिरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। परम बुद्धिमान अकबर के विशेष सलाहकार थे। बिरबल कवि भी थे और ब्राह्मण के नाम पर उन्होंने एक कवि ब्रह्म के नाम पर उन्होंने एक कवि के रूप में कविताएं लिखी, जो भरतपुर के संग्रहालय राजस्थान में सुरक्षित है। अगला है टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। इन्होंने भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली तैयार की। ये भरतपुर अलवार के पास हरसाना गिराम के थे। इन्होंने भूराजस्व के दहसाला पद्धति की शुरुआत की। अगला है आपका 6 नंबर मान सिंह। अकबर की सेना के प्रधान सेनापति महाराजा मान सिंह के आमेर कछवाहा राजपूत के राजा थे। अगला है आपका रहीम। रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। इन्होंने नगर शोभा नामक की रचना की थी। अगला है कि फ़कीर अज़ियुद्दीन। अकबर का निजी चिकित्सक हकीम थे। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला आपका हो जा रहा है मुल्ला दो प्याजा। अकबर के अमात्य थे। यह बात को काटने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे तथा यह प्याज खाने के भी शौकीन थे। ये रसोइया थे। मुल्ला दो प्याजा की मज़ार हरदा मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के हांडिया तहसील में बनी है, जहां मुगल बादशाह के समय यात्रियों को रुकने के लिए बनाया गया है। इस समय तेली की शराय के नाम से भी जाना जाता। ये थी आपका नवरत्नों का पर नोट लिखे। मैं सारे नवरत्नों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताया हूँ। इसे अच्छे तरीके से समझ करके आप इसको आंसर लिख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। उसमें आपका क्वेश्चन क्या हुआ है कि अकबर के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका अकबर के नवरत्न पर नोट लिखे या अथवा कबीर के जीवन का मुख्य उपदेश को ले। मैंने दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन दे दिया हूँ। चलिए अब वो हम कबीर के जीवन का मुख्य उपदेश को भी देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं 52 का अथवा का कबीर के जीवन का मुख्य उपदेशों का उल्लेख करें। उनका जीवन है तो कबीर के लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में जन्म स्थान के बारे में विद्वानों का मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म
1398 ईस्वी मानते हैं, काशी ही मानते हैं। कबीर के माता पिता कौन थे, इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, सबूत वैसा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो एक गरीब मुस्लिम दंपत्ति नीरू और नीमा, मतलब नीरू उसकी माँ और नीमा उसके पिता के उनके लालन पालन किया। ऐसा कहा जाता है कि संतानहीन नीरू और नीमा को जब वाराणसी के लहराता हुआ एक तालाब के किनारे जब शिशु कबीर को दिखे तो दोनों उनको घर ले आए। कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। जीवन प्रजनन के कबीर जुलाहे का काम करते थे। कबीर की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं है। अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए अंत समय तक वह मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नर्क मिलता है। मगहर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी वहाँ पर मज़ार व समाधि है, वहाँ पर मज़ार और समाधि है। अब हम देखते हैं कबीर के उपदेश। तो कबीर के उपदेश कई थे, जिसमें से प्रमुख उपदेश मैंने बता रहा हूँ। पहला है, कबीर के अनुसार परम सत्य अथवा परमात्मा एक है, भले ही विभिन्न संप्रदाय के लोग उसे अलग नामों से पुकारते हैं। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने परमात्माओं को निराकार बताया। तीसरा पॉइंट, उनके भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्होंने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया। उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों धार्मिक के अनबरों का विरोध किया। ये थी आपका क्वेश्चन अथवा में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 53 नंबर क्वेश्चन में है 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा कीजिए। यहाँ बोला जा रहा धार्मिक कारण है ना, तो आप इसको धार्मिक कारण मैं बता रहा हूँ। अंग्रेज के रहस्य, अन्य व्यवहार एवं मुद्दों का आविष्कार के असर से भारतीयों को सामाजिक मान्यताओं पे पड़ता है, बहुत असर डाला है। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम हिंदू कानून को बदल दिया गया और ईसाई धर्म को अपना लेने पर भारतीयों को पदोन्नति दी जाती थी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इससे लोगों को संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म को परिवर्तन करने किया जाता था। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने की योजना बना रही है। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी तरीके हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादिता को सीधे चुनौती दे रहे थे। भारत में तेजी से पैर पसारती पश्चिमी सभ्यता को लेकर समाज में बड़े वर्ग में आक्रोश था। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकारी कानूनों को भी बदलाव कर दिया था। ये थे धार्मिक कारण 1857 को जो मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त के व्यवस्था के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे बोला जाता है गुण और दोष की विवेचना कीजिए। तो हमने बताया अस्थाई बंदोबस्त के लाभ बोलो या गुण बोलो। बात की है लाभ या गुण निम्नलिखित है। कंपनी को लगान को निश्चित राशि में मिलने का आश्वासन मिला। दूसरा है लगान ना देने पर भूमि बेचकर लगान वसूल किया जा सकता था। लगान की राशि निर्धारित हो जाने से जमींदार वर्ग कृषि की ओर विशेष ध्यान देकर धनवान हो गए। इसमें जमींदार ब्रिटिश सरकार की आज्ञाकारी और समर्थक थे। अब ये है अस्थाई बंदोबस्त की हानियां या दोष निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट है अस्थाई बंदोबस्त के सरकार को विशेष हानि हुई क्योंकि इस व्यवस्था में सरकार को लगान में वृद्धि का अधिकार ना रहा, इसलिए उपज में वृद्धि होने पर भी लगान की वृद्धि नहीं कर सकती थी। ऐसे सरकार की आय रुक गई। दूसरा पॉइंट है शुरू में जमींदार वर्ग भी इस व्यवस्था से प्रभावित हुए क्योंकि ऊंची बोली लगाकर वे भूमि ले लेते थे पर सरकार को निश्चित राशि नहीं दे पाते थे। इस पर उन्हें भूमि से बेदखल करके पुनः नीलामी द्वारा दूसरों को दे दिया जाता था। तीसरा पॉइंट है इस व्यवस्था से जमींदार वर्ग की विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगा। चौथा पॉइंट है कृषक वर्ग इस व्यवस्था से व्यापक हानि हुई, भूमि पर उनका अधिकार खत्म हो गया, वे इन्हें जमींदार की दया पर छोड़ दिया गया, जमींदार उन पर तरह तरह के अत्याचार करने लगे थे। ये थे अस्थाई बंदोबस्त के गुण और दोष। आपको उम्मीद है कि इसको समझ में आ चुकी होगी। और
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 नंबर जो ग्रुप डी का लास्ट क्वेश्चन है 55, दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखे। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके जानते हैं दांडी मार्च क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लीजिए दांडी मार्च जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप से जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया था। गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्री तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा 390 किलोमीटर जो यात्रा था आपका 390 किलोमीटर था करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजी शासन काल के समय नमक उत्पादन और बिक्री के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और नमक के जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई परंतु पीछे नहीं मुड़े। 1930 में गांधी जी ने इस आंदोलन का चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उनका विरोध किया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 1931 में गांधी इरविन के बीच हुए समझौते को से खत्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों को खिलाफ व्यापक जन संघर्ष का जन्म दिया था। तो आप ये देख चुके होंगे कि आपके तमाम क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन में दे दिया हूँ। इसके शॉट ले करके अच्छे तरीके से 2 से 3 बार इसको अगर रीड करेंगे तो आपके दिमाग में नक्श हो जाएगी और आपको अच्छी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप ई को सॉल्यूशन में दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।